गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 10th की एनसीईआरटी की भूगोल की बुक पढ़ रहे हैं। इसमें हमने चैप्टर 4 कृषि का पार्ट 1 पढ़ लिया। आज इसके दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। इसमें हम भारत सरकार द्वारा कृषि और किसानों के लिए क्या क्या संस्थागत सुधार किए गए हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ भूदान आंदोलन, खाद्य सुरक्षा और कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। हमारे देश में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, किंतु टेक्निक और संस्थागत परिवर्तन की कमी है, जिससे कृषि का विकास रुक जाता है। बहुत से किसान खेती के लिए अभी भी मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरकता पर निर्भर करते हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए देश में किसानों के फायदे के लिए कई टेक्निक और संस्थागत सुधार किए गए। सबसे पहले हम भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए टेक्निक और संस्थागत सुधार के बारे में जानेंगे। जैसे नंबर 1, जोतों की चकबंदी यानी खेतों को बड़ा करना। हमारे देश में बहुत सी भूमि पर पुश्तैनी अधिकार होता है। पुश्तैनी यानी हमारे पूर्वज या बाप दादा की ज़मीन। जब इन ज़मीनों पर पुश्तैनी अधिकार होता है तो इसके कारण ये टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिससे चकबंदी करना जरूरी था। इससे कृषि करने में आसानी होती है। खेत बहुत ही बड़े हो जाते हैं, जिसमें ट्रैक्टर वगैरह चलाने में आसानी होती है और कई प्रकार के फसल भी लगाए जा सकते हैं। इसलिए जो छोटे छोटे खेत थे, टुकड़ों में बटे हुए थे, उनको एक करके बड़ा करना ज़रूरी था। नंबर 2, ज़मींदारी प्रथा की समाप्ति। हमारे देश में किसानों के लिए ज़मींदारी सिस्टम अच्छी नहीं थी, क्योंकि किसान खेती करते थे और उन्हें कर भी चुकाना पड़ता था। इसलिए सरकार ने ज़मींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया और जिन किसानों के पास ज़मीन नहीं थी उन किसानों को ज़मीन देकर उस ज़मीन का मालिकाना हक भी दे दिया और खेतों की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी। नंबर 3, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। क्रांति यानी बदलाव या चेंजेज। 1960 और 1970 ईस्वी के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार की कृषि सुधार की शुरुआत की, जैसे हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। हरित क्रांति में अधिक से अधिक पैदावार देने वाले बीजों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया, जिससे कृषि खास कर गेहूं की खेती में क्रांति या परिवर्तन आया। इसे ही हरित क्रांति का नाम दिया गया। और श्वेत क्रांति में पशुओं की नस्ल में सुधार करने और दूध का अधिक उत्पादन करने पर जोर दिया गया। नंबर 4, फसल बीमा प्रावधान। अगर किसी व्यक्ति या किसान की कृषि फसल सूखा, बाढ़, चक्रवात यानी तूफान और आग के कारण बर्बाद हो जाती है, तो इन आपदाओं से बचने के लिए फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई, ताकि किसानों को सुरक्षा महसूस हो सके। जब किसानों की फसल नष्ट हो जाती थी तो इस योजना के द्वारा किसानों को पूरा मुआवजा मिलने लगा। इस तरह इस फसल बीमा की वजह से किसानों को सुरक्षा दी गई। नंबर 5, सरकारी संस्था और ग्रामीण बैंकों की स्थापना। किसानों को कम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए कई ग्रामीण बैंक खोले गए और कई सहकारी समितियां भी स्थापित किए गए, ताकि किसानों को अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके और उन्हें कम ब्याज पर लोन और कर्ज मिल सके। नंबर 6, क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए भारत सरकार ने क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की, और किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके लिए व्यक्तिगत दुर्घटना योजना की भी शुरुआत की गई। इससे इन्हें मुआवजा आसानी से मिल जाता था। 7वां पॉइंट है आकाशवाणी दूरदर्शन कार्यक्रम। हम सभी जानते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी है। कहीं वर्षा बहुत होता है तो कहीं बहुत ही कम। अधिक वर्षा के कारण फसल खराब हो जाती है और अगर कम बारिश होती है तो फसल सही ढंग से नहीं हो पाता है। दोनों हालतों में किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसानों को भी मौसम की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए कई कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित किए गए, जैसे डीडी किसान आदि, ताकि किसानों को भी मौसम और कृषि के बारे में सही जानकारी हासिल हो सके और वह लोग इसी आधार पर कृषि करके लाभ हासिल कर सकें। नंबर 8, बिचौलियों के शोषण से बचाव। किसानों को बिचौलियों या दलालों के शोषण से बचने के लिए न्यूनतम सहायक मूल्य यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस
जिसे शॉर्ट में एमएसपी भी कहते हैं, की घोषणा सरकार करती है और कुछ फसल जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं उन फसलों की खरीद का अच्छी कीमत देने की घोषणा भी करती है। एमएसपी क्या होता है, थोड़ा इसे समझते हैं। एमएसपी एक ऐसा न्यूनतम मूल्य है जो कृषि उपज जैसे गेहूँ, धान आदि पर दी जाती है। इसे सरकार तय करती है। जैसे मान लीजिए कोई किसान गेहूँ का फसल उगाता है, उसे उगाने में 20 रुपये का लागत या खर्च होता है, लेकिन जब वह बाज़ार में जाता है तो उसे 15 रुपये मिलते हैं। ऐसी स्थिति में तो किसान का नुकसान हो जाता है। इसलिए सरकार फसल लगाने से पहले ही दाम लगा देती है कि हम आप किसान से 25 रुपये किलो पर गेहूँ खरीदेंगे। ये जो सरकार मूल्य तय करती है, इसी मूल्य को एमएसपी कहते हैं। इससे कम मूल्य में कोई बिचौलिया या सेठ इसे नहीं खरीद सकता है। इस तरह किसानों को इत्मीनान हो जाता है कि चाहे बाज़ार में जितना भी गेहूँ आ जाए, उसका गेहूँ तो एमएसपी मूल्य यानी 25 रुपये किलो के हिसाब से ही बिकेगा। अगर बाज़ार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर जाता है, तब भी सरकार किसानों से एमएसपी पर ही इन कृषि उत्पादों को खरीदती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि एमएसपी एक ऐसा न्यूनतम सहायक मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज को उसी दाम पर खरीदने के लिए तैयार रहती है जो मूल्य सरकार ने तय किया था। अब हम भूदान और ग्रामदान के बारे में जानेंगे। भूदान और ग्रामदान एक आंदोलन था। विनोबा भावे को तो आप जानते ही हैं, वो एक सत्याग्रही थे। गांधी जी ने इन्हें अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। विनोबा भावे गांधी जी की जो ग्राम स्वराज अवधारणा थी, उसमें वह बहुत विश्वास रखते थे, यानी इसमें गहरी आस्था थी। जब महात्मा गांधी की शहादत हो गई और वह देश की पद यात्रा कर रहे थे, तो उसी दौरान एक गांव पहुँचे जिसका नाम पोचमपल्ली था, जो तेलंगाना राज्य में है। वहाँ पर वे भूमि के बारे में कुछ बोल रहे थे। इसी समय गांव के कुछ गरीब भूमिहीन आए और अपने जीवन के भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उससे कोई वादा नहीं किया, लेकिन आश्वासन जरूर दिया। इसी समय अचानक श्री राम रेड्डी खड़े हो गए और कहा कि हम ज़मीन देंगे, और उन्होंने 80 भूमिहीन गांव के लोगों को 80 एकड़ ज़मीन दे दी। इसे ही भूदान के नाम से जाना गया। विनोबा भावे इसके बाद अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया, तो कुछ ज़मींदारों ने भी, जो बहुत सारे गांव के मालिक थे, उन्होंने भी भूमिहीनों को गांव देने की पेशकश की। इसे ग्रामदान कहा गया। क्योंकि इस आंदोलन में खून खराबा नहीं हुआ, यानी किसी का खून नहीं बहा था, इसलिए इस भूदान और ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया गया। अब हम कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में क्या योगदान है, इसे समझते हैं। हमारा देश भारत की कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती रही है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में दिन प्रतिदिन कृषि के योगदान घटता जा रहा है। फिर भी 2010 और 2011 में हमारे देश की लगभग 52% आबादी के लिए कृषि रोजगार और जीवन गुजारने के लिए एक मुख्य साधन थी। सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, इसे समझते हैं। इसे शॉर्ट में जीडीपी कहते हैं। सकल यानी टोटल, घरेलू मतलब घर यानी अपने क्षेत्र या देश में, और उत्पाद को तो आप जानते ही हैं, पैदावार। इस तरह किसी भी क्षेत्र या देश में जितने भी घरेलू उत्पाद होते हैं उनके टोटल को जीडीपी कहेंगे। लेकिन इसके लिए कुछ बेसिक बातें को जानना ज़रूरी है, जैसे राजनीतिक सीमा, वस्तु और सेवा, वर्ष या वित्तीय वर्ष, अंतिम मूल्य। राजनीतिक सीमा यानी सरकार के जितने भी भूमि या समुद्र पर अधिकार है, उस पर जो भी उत्पादन होता है, चाहे वे वस्तु हो या सेवा। सेवा यानी हमें जो सेवा प्रदान करती है, जैसे बस, हवाई जहाज़, मोबाइल की सेवा आदि, क्योंकि ये हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और बात करा सकते हैं, इसलिए हम इन्हें सेवा कहेंगे। वर्ष को तो आप जानते ही हैं। हमारे देश भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष रहता है। अब अंतिम मूल्य को समझते हैं। मान लीजिए कोई किसान जूट की फसल लगाता है और उसका लागत 200 रुपये आता है।
जब वह बाज़ार में या मंडी में बेचता है तो उसे 300 रुपये मिलते हैं। इसके बाद ये उद्योग में धागा बनाने के लिए जाता है तो वहाँ इसका दाम 400 रुपये हो जाता है। धागा बनने के बाद ये कपड़े के उद्योग में जाता है जहाँ इसकी कीमत 500 रुपये हो जाती है। जब यहाँ पर इसके चादर बनाया जाता है इसके बाद ये बाज़ार में आ जाता है। ये बाज़ार में 600 रुपये में बिकती है तो ये 600 रुपये को ही हम अंतिम मूल्य कहेंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी देश या क्षेत्र में एक साल के अंदर राजनीतिक सीमा में होने वाले सभी घरेलू उत्पाद, वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहेंगे। मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में कंपनी खोलती है तो उसकी जीडीपी भी हमारे देश की जीडीपी में शामिल हो जाएगी क्योंकि वे हमारे राजनीतिक सीमा के अंदर आ जाते हैं। जीडीपी से किसी भी देश के विकास का पता चलता है। अगर जीडीपी अधिक है तो देश में विकास भी अधिक होगा, अगर जीडीपी कम है तो देश के विकास भी कम होगा। अभी हमारे देश में जीडीपी बहुत ही कम है। आपको जीडीपी समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। कृषि के सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में जो गिरावट आ रही है वह एक गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट आती है तो दूसरे क्षेत्र या सेक्टर में भी गिरावट आएगी, जैसे सभी तरह के कपड़े उद्योग और चीनी उद्योग आदि। क्योंकि सूती कपड़े के उद्योग और चीनी उद्योग के साथ साथ बहुत सारे उद्योग हैं जिनको कच्चा माल कृषि से ही हासिल होता है, इसलिए इन क्षेत्रों में भी कृषि के गिरावट का असर देखने को मिलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी, जो समाज के लिए भी एक बड़ी उलझन है। पिछले कुछ वर्षों यानी 2013 से 16 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई, लेकिन इससे कृषि में रोजगार हासिल नहीं हुए बल्कि दूसरे क्षेत्र में इसका विकास हुआ था। कृषि की विकास दर दिन प्रतिदिन कम हो रही है, ये एक चिंता की बात है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन से एक बहुत बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी कम दे रही है और विदेशों में किसानों को सब्सिडी अधिक मिलता है। सब्सिडी कम मिलने की वजह से कृषि उत्पादों में लागत भी बढ़ रही है और कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से भी देश में कृषि के काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मान लीजिए सरकार कृषि के उत्पादों को विदेशों से मंगाने पर आयात कर कम करती है तो लोग दूसरे देशों से ही कृषि के उत्पाद मंगवाएंगे क्योंकि आयात कर कम होने के कारण ये सस्ता पड़ेगा, जिससे देश की कृषि पर बुरा असर पड़ता है। इसी कारण देश के किसान कृषि में पूंजी का निवेश भी कम कर रहे हैं और यही कारण है कि कृषि में रोजगार घटती जा रही है। इन सभी बातों को देखते हुए और कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने कई प्रयास किए जो कृषि के आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत लाभ हो सकता है। जैसे नंबर 1, कृषि अनुसंधान परिषद और विश्वविद्यालयों की स्थापना। भारतीय कृषि में सुधार लाने के लिए कई विश्वविद्यालय खोले गए ताकि कृषि के क्षेत्र में अधिक से अधिक जानकारी लोगों को हो और कृषि के संबंधित सभी तरह की पढ़ाई हो ताकि जानकारी हासिल करने के बाद कृषि अच्छे से कर सके। इसके अलावा कई कृषि अनुसंधान या रिसर्च सेंटर भी खोले गए जिससे राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा सके और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च किया जा सके। इसलिए वैज्ञानिक कृषि के विकास के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के आधार पर काम कर रहे हैं ताकि कृषि करने के टेक्निक पर रिसर्च हो सके और बीजों और फसलों पर अनुसंधान हो सके, जिससे कृषि क्षेत्र में अधिक विकास हो सके। नंबर 2, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना। जानवरों के लिए कई अस्पताल खोले गए ताकि जानवर अगर बीमार पड़ जाएं या उनके प्रजनन में कोई दिक्कत आए तो उनका इलाज सही ढंग से हो सके, क्योंकि जानवर भी कई उद्योग से जुड़े हैं जिसे हमने कृषि चैप्टर के पार्ट 1 में पढ़ा था। अब नंबर 3, बागवानी विकास। इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था कि फलों और सब्जियों की कृषि को ही बागवानी कृषि कहते हैं। बागवानी कृषि के विकास के लिए यानी इस कृषि में सुधार लाने के लिए कई आधुनिक उपकरण पर जोर दिया गया और इसके इस्तेमाल पर भी काफ़ी जोर दिया गया ताकि इसके उत्पादन में वृद्धि हो और खाद्य फसलों के साथ साथ फलों और सब्जियों के उत्पादन में भी अधिक वृद्धि हो। नंबर 4, मौसम विज्ञान और अनुसंधान। किसानों को भी मौसम की सारी जानकारी हो
ताकि समय रहते किसान सतर्क हो जाएं। इसके लिए सरकार ने मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्व अनुमान के लिए अनुसंधान पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग हमारे देश के पृथ्वी मंत्रालय के तहत काम करती है। ये मौसम से संबंधित सभी जानकारी का अनुमान लगाती है और मौसम के बारे में भविष्यवाणी भी करती है। इससे कृषि सेक्टर में नुकसान कम और वृद्धि अधिक होने की संभावना रहती है। अब हम खाद्य सुरक्षा के बारे में जानेंगे। खाद्य सुरक्षा का अर्थ होता है खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति, यानी हमारी सरकार खाद्य पदार्थों को इतना सुरक्षा कर ले कि देश में रहने वाले सभी लोगों को खाना आसानी से मिल सके। हम सभी जानते हैं कि भोजन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और देश के हर नागरिक को भोजन मिलना चाहिए, चाहे वे किसी भी समाज या वर्ग के हों, क्योंकि भोजन से ताकत आती है और नागरिक का स्वास्थ्य ठीक रहता है, और अगर नागरिक ठीक रहेंगे तो देश का विकास होगा। इसलिए हमारे देश की सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की ताकि देश के सभी समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्ध हो। इस खाद्य सुरक्षा प्रणाली के दो महत्वपूर्ण घटक या हिस्से हैं, एक बफर स्टॉक और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक किसे कहते हैं, इसे समझते हैं। जब किसी भी आपातकालीन या आपदा की स्थिति में किसी वस्तु की कमी हो जाती है तो इस कमी से बचने के लिए या इस कमी को भरने के लिए सरकार अनाज और वस्तुओं का स्टॉक क्या करती है, इसे ही हम बफर स्टॉक कहते हैं। सरकार गेहूं और चावल के साथ साथ दूसरे खाने वाले अनाज को भी भंडारण करती है। यह भंडारण सूखा, फसल बर्बादी और ऐसी ही कई आपात स्थिति में हालातों से निपटने के लिए किया जाता है। हर एक साल के तीसरे महीने की शुरुआत में निगम के बफर स्टॉक में कितना अनाज होना चाहिए, इसकी सीमा तय होती है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य या महत्वपूर्ण काम मूल्यों को स्थिर करने में है। जैसे हम सभी जानते हैं कि प्याज और खाने वाले तेल के दाम प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अब ये मूल्य स्थिर करना है तो सरकार बफर स्टॉक में पड़ी प्याज को निचले दाम पर बेचना शुरू कर देगी। लोग फिर सरकार द्वारा बेची जा रही सस्ते दामों वाली प्याज लेना शुरू कर देंगे। इसका नतीजा ये होगा कि विक्रेता भी दाम नीचे ले आएंगे जो प्याज को ऊंची दर पर बेच रहे थे। खाद्य अन्नों या खाने वाले अनाजों को उपलब्ध कराने और भंडारण की जिम्मेदारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या FCI को है। ये FCI फसल का भंडारण कहाँ से करती है? ये किसानों से अनाज लेती है MSP पर, यानी न्यूनतम सहायक मूल्य पर। अभी मैंने MSP के बारे में समझा दिया था। अब दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम लोग राशन की दुकान भी कहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को PDS भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्रणाली है जो गांव और शहरी इलाकों में खाद्य पदार्थों के साथ साथ दूसरी आवश्यक चीज़ों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है। राशन की दुकान पर दो तरह के कार्ड लेकर आते हैं, आपने भी देखा होगा। एक पीले रंग का होता है और दूसरा गुलाबी रंग का। जो लोग राशन या सामान लेने आते हैं उन्हें भी दो वर्गों में बांट दिया गया है, एक गरीबी रेखा से नीचे जिन्हें BPL कहा जाता है और दूसरा गरीबी रेखा से ऊपर या APL। हर एक वर्ग के लिए अलग अलग कीमत होती है। जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उन्हें बहुत ही कम कीमत में अनाज हासिल कराया जाता है, लेकिन इसमें जो BPL या APL के सही हकदार हैं उन्हें नहीं मिल पाता है। उन्हें वर्गों में सही ढंग से नहीं बांटा गया है, जिससे कई परेशानियां होती हैं। अब हम खाद्य अन्नों के उत्पादन और विकास में कमी क्यों आई या खाद्य सुरक्षा पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, इसके कुछ कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट, भारतीय खाद्य निगम FCI किसानों से खाद्य खरीदती है। सरकार उर्वरक, जल और ऊर्जा के लिए किसानों को सहायकी या सब्सिडी उपलब्ध कराती ही थी, लेकिन अब इसका कोई ख़ास फ़ायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान सभी फसलों को उगाने में असमर्थ है, क्योंकि उन्हें सिर्फ चावल और गेहूं पर ही MSP मिलता है, इसलिए ये इसी की खेती ज़्यादा करते हैं। पंजाब और हरियाणा इसके ख़ास मिसाल हैं। दूसरा पॉइंट,
तिलहन, फलों, सब्जियों और औद्योगिक फसलों की खेती की जा रही है। इससे दालों और अनाजों के लिए क्षेत्र कम पड़ गया। भारत की जनसंख्या भी बढ़ रही है, इधर खाद्य उत्पादन भी घट रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भविष्य में खाद्य सुरक्षा पर एक सवाल उठ सकता है। पॉइंट नंबर 3, भूमि पर आवास का बनना। कृषि वाली भूमि पर गैर कृषि कार्य के लिए उपयोग और कृषि के बीच बढ़ती हुई जमीन के लिए कंपटीशन के कारण बोए गए निवल क्षेत्र में कमी आई है, जिससे खाद्य फसलों के उत्पादन में कमी आ रही है। चौथा पॉइंट, फसलों के उत्पादन में कमी का एक मुख्य कारण भूमि निम्नीकरण है। जैसे जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, उन इलाकों में कुछ किसान या बड़े किसान सिंचाई करके कृषि करते हैं और सिंचाई करने के लिए भूमिगत जल को पैंपों द्वारा अधिक से अधिक निकालते हैं। पंजाब में चावल की कृषि और महाराष्ट्र में गन्ने की कृषि इसका खास उदाहरण है। इससे ज़मीन के अंदर जल का भंडारण स्तर लगातार कम होता जा रहा है, जिसके नतीजा में कई कुएं और नलकूप सूख गए, जिससे मध्यम और छोटे किसान कृषि छोड़ने पर मजबूर हो गए। इससे भी उत्पादन में कमी हो रही है और खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। 5वां पॉइंट, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां भंडारण और बाजार की कमी है। इस वजह से भी किसान परेशान हो जाते हैं। इस तरह किसान को उत्पादन और बाजार दोनों का नुकसान उठाना पड़ता है। एक तरफ तो उन्हें उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों आदि के लिए अधिक से अधिक दाम देने पड़ते हैं और दूसरी तरफ खरीद मूल्य बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। बाजार में किसानों को पैदावार एक साथ पहुंचती है, जिससे खरीद दाम कम मिलता है। आप तो जानते ही हैं कि जब कोई वस्तु बाजार में अत्यधिक आ जाता है तो उसके दाम घट जाते हैं। मजबूरी में किसान को अपना सामान कम दाम पर ही बेचना पड़ता है। इन सभी बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि छोटे किसानों की सुरक्षा के बिना खाद्य सुरक्षा संभव नहीं है। अब हम वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा इसको समझते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व के हर एक देशों का हर क्षेत्र में निकट आ जाना, यानी आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे के नज़दीक आ जाना। या ऐसा भी कह सकते हैं कि विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था में एक दूसरे के साथ जुड़ाव हो जाता है। वैश्वीकरण के कारण ही विभिन्न प्रकार की चीज़ें एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगी, जिससे उच्च कोटि की चीज़ें ही बाजार में टिक सकी हैं। मतलब जो चीज़ अच्छी होती हैं उन्हीं चीज़ों को लोग खरीदते हैं। वैश्वीकरण का कृषि पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारे देश भारत में भी वैश्वीकरण का कृषि पर कुछ अच्छे प्रभाव पड़े हैं। जैसे नंबर 1, हमारे लिए वैश्वीकरण की अवधारणा कोई नई या चीज़ या नई बात नहीं थी। उपनिवेश काल यानी अंग्रेजों के ज़माने से ही भारतीय मसाले विश्व के अनेक देशों में निर्यात यानी भेजे जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को अधिक से अधिक इन फसलों को उगाने के लिए प्रेरित किया जाता था। आज भी हमारे देश से जो मुख्य चीज़ें निर्यात होती हैं, इनमें से एक गर्म मसाले हैं। नंबर 2, भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। हमारे देश में बहुत ही उत्तम किस्म की कपास उगाई जाती थी, जिसका इस्तेमाल लिवरपूल और मैनचेस्टर में सूती वस्त्र उद्योग में किया जाता था। यहाँ पर 1917 में बिहार में जो चंपारण आंदोलन हुआ था, आप भी इस आंदोलन को जानते होंगे। अंग्रेजों का कहना था कि इस क्षेत्र के किसान अनाज की खेती न करें, यानी किसान जो अपने इस्तेमाल के लिए अनाज उगाते थे उन्हें अनाज उगाने से मना किया जा रहा था और उसकी जगह पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाल रहे थे, जो ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। इसलिए यहाँ के किसान भड़क गए और आंदोलन शुरू हो गया। तीसरा पॉइंट, वैश्वीकरण के कारण विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से भारत में इन चीज़ों का अधिक उत्पादन होने लगा। भारत दूसरे देशों में अनाज का निर्यात करके अपनी ज़रूरत की दूसरी सामान खरीदने लगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकने के लिए हमारे देश के किसानों ने अपने उत्पादन की गुणवत्ता और स्तर को भी बढ़ाने की कोशिश की। चावल, चाय, कॉफ़ी, कपास, रबर, जूट और
मुख्य उत्पादन होने के बावजूद भारतीय कृषि संसार के विकसित देशों से कंपटीशन कर नहीं पाता है, क्योंकि विदेशी में कृषि को बहुत अधिक सहायकी यानी सब्सिडी दी जाती है और हमारे यहाँ सब्सिडी बहुत ही कम दी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी किसान है, वह बीज और उर्वरक खरीदता है 200 रुपये में और सरकार उसको 100 रुपये सब्सिडी देती है, तो उसे 100 रुपये खरीद पड़ा, तो वह कृषि करने के बाद उसे 150 रुपये में भी बेच सकता है। लेकिन वही भारतीय किसान उसी सामान को 200 रुपये में ख़रीदता है और सरकार उसे 50 रुपये सब्सिडी देती है, तो इसका ख़रीद दाम 150 रुपया हुआ। तो यहाँ का किसान चाह कर भी 150 रुपये में उस सामान को नहीं बेच सकता है, या तो वह 160 रुपये या 170 रुपये में बेचेगा। नुकसान करके तो वह अपना सामान नहीं बेचेगा, तो बाज़ार में 150 रुपये वाली चीज़ बिकेगी। इसलिए भारतीय किसानों को बहुत ही कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 4, हरित क्रांति। हरित क्रांति के बारे में अभी मैंने पढ़ाया था। हरित क्रांति के दौरान या दौर में अच्छे बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक से अधिक प्रयोग हुआ, जिससे अधिक उत्पादन होने लगा और अधिक उत्पादित होने वाली चीज़ों का दूसरे देशों में बेचकर अच्छे दाम भी मिले और कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से भारत में नई नई फसलों या चीज़ों का पैदावार होने लगा, जो पहले संभव नहीं था। इन सब के बावजूद हरित क्रांति ज़्यादा सफल न हो सका और आज भी ये विवादों में घिरी हुई है, क्योंकि हरित क्रांति से कई नुकसान भी हुए हैं। जैसे अधिक सिंचाई से ज़मीन का जल भंडारण स्तर सूखने लगा। जब हम अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरक का उपयोग कृषि करने में बार बार करेंगे तो मिट्टी की उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती है और एक वक्त ऐसा आएगा कि उस ज़मीन पर हम कोई भी फसल नहीं उगा सकते हैं, यानी भूमि निम्नीकृत हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। आज जीन क्रांति आ गया है, यानी जीन संशोधित बीज। ये ऐसे बीज होते हैं जिनके आनुवांशिक पदार्थ को वैज्ञानिक तरीके से रूपांतरित या चेंज किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि फसल के उत्पादन में वृद्धि हो सके और फसल को कीटरोधी बनाया जा सके। इस तरह पौधों के जीनों में बदलाव लाकर अच्छे गुणों वाली फसल हासिल की जा सकती है। हकीकत में देखा जाए तो आज भी कार्बनिक कृषि अधिक की जाती है, क्योंकि इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं होता है। इससे पर्यावरण पर कोई बुरा असर भी नहीं पड़ता है, इसलिए अभी भी इसी प्रकार की कृषि अधिक की जाती है। अब हम उन बातों की चर्चा करेंगे जिनको प्रयोग करके कृषि पर जो संकट उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें कम किया जा सके। इसके लिए सरकार को कुछ उचित सुविधा उपलब्ध कराना होगा। जैसे पहला पॉइंट, अगर सरकार कृषि में बेसिक ऋणों की सुविधा दे और नई नई तकनीकों का प्रयोग को बढ़ावा दे तो हर एक जिला और हर एक ब्लॉक को खाद्य, अनाजों और अन्य पैदावार में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, सरकार चावल और गेहूं पर अधिक ध्यान देती है, लेकिन सरकार को गेहूं और चावल पर अधिक ध्यान देने के बजाय उस क्षेत्र की भूमि और मृदा कैसी है उसका पता लगाए और ये भी पता लगाए कि वहाँ पर कौन सा फसल की अधिक पैदावार हो सकती है। इसके बाद उस क्षेत्र में उगने वाली सभी फसलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे वृद्धि की बेहतर संभावनाएं होंगी। नंबर 3, सिंचाई और बिजली को अच्छे ढंग से उपलब्ध कराया जाए। अगर सरकार इसका बढ़ावा अच्छे ढंग से करती है तो कृषि में निजी पूंजी निवेश का बढ़ावा मिलेगा और कृषि का अधिक विकास होगा। चौथा पॉइंट, सतत पोषणीय आधार पर कृषि का उत्पादन में वृद्धि करने पर जोर देना चाहिए, यानी कृषि में विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। पांचवा पॉइंट, अनाजों को व्यापार के बंधन से मुक्त कराया जाए, यानी FCI द्वारा शर्तिया खरीद पर रोक लगाना होगा, क्योंकि FCI शर्त पर खरीद करते हैं। अगर इस पर रोक लग जाता है तो काफ़ी संख्या में रोजगार पैदा होगी और गांव की गरीबी भी घटेगी। छठा पॉइंट, भारत के लगभग 60 करोड़ लोग
25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है। इस तरह एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। इससे कृषि फसल कम होगा और खाद्य संकट पैदा हो जाएगी। इसलिए जनसंख्या नियंत्रित करने की कोशिश करनी होगी। 7वां पॉइंट, फलों, फूलों, औषधि पौधों, सब्जियों और बायोडीजल फसलों जैसे जट्रोफा और जोजोबा को उगाने चाहिए, क्योंकि इनकी खेती करने में सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इनकी खेती पर अधिक से अधिक जोर देना चाहिए। मेरे ख्याल में आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी और सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, भूदान और ग्रामदान आंदोलन क्या है, कृषि की हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में क्या योगदान है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में समझा। साथ में भारत सरकार ने कृषि के आधुनिकीकरण के लिए क्या प्रयास किए और वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सब के बारे में भी जाना। आपको सभी टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।